हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब समझाना स्टार्ट करोगे, तो मैंने अब स्टार्ट कर दिए हैं समझाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में काफी आपको हेल्प करेंगे। और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन जो है किस तरीके से एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ 2019 से, जो है लिटरेचर के पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन इस तरीके के चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ मैम, ऐसे ही यही सीरीज हमें आगे भी चलती रहनी है, ताकि 20 के, 21 के, 22 के ये सब क्वेश्चन आप हमें समझा पाए। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए। देखो, सबसे पहले तो आप जो राइटिंग वाला पार्ट करते हैं, ठीक है, सेक्शन डी में आपके ये क्वेश्चन आता है कि एनी फोर, कोई भी फोर क्वेश्चन चूज करो और उसमें से लिख लो। 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में ये पेपर आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड किशा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ नॉर्मल प्रोसेस। लाइफ एंड डेथ जो है नॉर्मल प्रोसेस है, किशा गौतमी को कब पता चला था। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि एक मॉडल आंसर जो बोर्ड हमसे चाहता है वो कैसा होता है। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा, ये रहा। अगर आपको स्क्रीन पे ये अच्छी तरह नहीं दिख रहा है तो 360 क्वालिटी कर लेना, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से दिख जाए। वैसे मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे है, द बुद्धा आस्क्ड हर, बुद्धा ने उससे पूछा किसा गौतमी से, कि बोला कि फाइंड अ हाउस, एक घर ढूंढो, वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वंस, कहीं भी वहां पे जो कोई किसी ने भी अपना एक लव वन यानी प्यारा खोया ना हो। बट किस्सा गौतमी वॉज अनेबल टू फाइंड सच हाउस। पहले तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई कि भाई बस इतना ही करना है, इससे मेरा बेटा वापस आ जाएगा। तो ऐसा करके उसने सारे घर में एक एक घर में गई, तो पूछा तो उसे पता चला हर किसी घर में किसी ने अपने को खोया है। सी देन सॉ द फ्लिकरिंग लाइट, बाद में उसने क्या किया, जब वो वापस आ रही थी वहां से, मतलब कि लौट रही थी, तो उसने फ्लिकरिंग लाइट देखी। फ्लिकरिंग लाइट, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि फ्लिकरिंग लाइट, लाइट का जो फड़फड़ाना होता है, यानी कि एक तरीके से बंद बुझ होना, ये जो है क्या दर्शाता है इस चैप्टर में। तो फ्लिकरिंग लाइट सिटी का देखा, तो उसके बाद उसने रियलाइज किया कि पीपल की जो लाइफ है, लोगों की जो लाइफ होती है, आर सिमिलर टू दीज लाइट्स, इन लाइट के जैसे ही होती है, जो राइज यानी एक तरीके से राइज होती है, उठती है, एंड देन एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश यानी बुझ जाती है, मतलब कि जलती है और बुझ जाती है। इन दिस वे, इस प्रकार से सी रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ कि लाइफ और डेथ जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, ये आप 30 to 40 काफी होंगे ये वर्ड्स आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखो ये लिखा हुआ है कि वाई डिड मैडी राइट अ नोट टू पैगी एंड देन टोर इट। पहले तो मैगी ने राइट किया नोट पैगी के लिए, और उसके बाद में उसे फाड़ दिया, टोर इट। क्यों फाड़ा था उसने, तो उसका आंसर भी देख लेते हैं हम। हम्म यहाँ पे रहा आंसर, मैडी रोट अ लेटर, मैडी ने लेटर लिखा पैगी को, क्या बताने के लिए, टू टेल हर दैट दे शुड नॉट मेक फन ऑफ वांडा, वांडा का फन यानी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बाय आस्किंग हाउ मेनी ड्रेस सी हैड, उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं ये बोल के हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाउएवर, लेकिन सी टोर इट, लेकिन उसने बाद में उसको फाड़ दिया, बिकॉज सी थॉट, उसने सोचा कि अगर मैंने ऐसा पैगी को एडवाइस किया तो पैगी एंड अदर गर्ल्स, जो दूसरी गर्ल्स है, माइट टारगेट हर नेक्स्ट, बाद में अगर जब वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ देंगे और जब मेरे पीछे पड़ जाएंगे वो, ऐसा सोचा उसने। तो सी इवन थॉट दैट पैगी वॉज द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, एंड सो सी वुड नॉट डू एनीथिंग दैट वॉज रॉन्ग। ठीक है, मैडी के दिमाग में ये भी आया कि पैगी जो है वो बेस्ट गर्ल है स्कूल में, है कि नहीं, तो फिर इसलिए उसको कुछ बुरा उसके साथ नहीं करना चाहिए, या फिर वो जो कुछ भी कर रही है वो बुरा नहीं कर रही है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, नहीं मैडी वाला, लेंदी था लेकिन अच्छा था। चलो, एक और क्वेश्चन है ये हॉर्स स्टैंडबाई से रिलेटेड। हाउ कैन यू से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हॉर्स स्टैंडबाई वाज अ गुड रिस्पेक्टेबल, गुड था, रिस्पेक्टेबल था, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरीके से वो सच्चा नहीं था, ये आप कैसे बता सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बताएंगे हम। देखो, पॉइंट टू पॉइंट रहना है आपको आंसर्स में अपने, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बड़ा आंसर आ रहा है तो आप बड़ा लिख दें, आप मार्क्स वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे।
horse lived in a happy peaceful life, वो happy और peaceful life जीता है. That's why, इसलिए he has been called good and respectable, इसलिए उसे good and respectable बोला जाता है. But लेकिन he was not completely honest, पूरी तरीके से तो honest वो भी नहीं था. क्यों? As he used to steal rare books every year, हर साल वो rare books यानी कि जो मुश्किल से मिलती हैं वो बुक्स चुरा लिया करता था. तो ये चोरी जो होगी वो पूरी तरीके से ऑनेस्टी को तो नहीं दिखा रहा है ना, चोरी करके. ही स्टोल, वो चोरी करता था टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए. टू एक्वायर रेयर बुक, कौन सी उसकी चाहत थी? एक्वायर यानी प्राप्त करना, जो मुश्किल से बुक्स मिलती हैं, रेयर बुक्स से. ठीक है, तो इस तरीके से वो ऑनेस्ट कंप्लीटली नहीं था. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टी डू द क्रू ऑफ स्पेस प्रोब, स्पेस प्रोब के जो क्रू था उसने क्या परेशानी फेस की ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ के ऊपर क्या परेशानी आई उसको भी बताओ. तो ये रहा हमारा जो स्पेस प्रोब था, लैंड इन पब्लिक लाइब्रेरी के ऊपर, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड किया था. तो क्रू जो था वो शॉक हो गया, बिकॉज द प्लेस लुक वेरी स्ट्रेंज, प्लेस बहुत अजीब दिख रहा था उनको. दे हैड नो आइडिया ऑफ बुक्स, उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि बुक्स क्या होती हैं. दे थिंक, उन्होंने सोचा कि लाइब्रेरी जो होती है टू काइंड ऑफ स्टोरेज बार्न, उन्होंने सोचा कि इसमें ना कचरा या जो हमारा बार्न होता है, घास फूस होती है या फिर एक तरीके से रद्दी होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए जगह है, ऐसा उसने सोचा. एक स्टोरेज सोचा उन्होंने कि कबाड़ इकट्ठा करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं था. हम लाइब्रेरी के वैल्यू को जानते हैं लेकिन वो लोग नहीं समझ पा रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट है, वली वॉज, वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, कौन सी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग यानी आकर्षित करने वाली बात थी जो वली ने सॉ, देखी, ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी कि रोड पे. ठीक है, उसने सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज कौन सी थी वल्ली की? ये रहा, इसको थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ही वल्ली सॉ वाइल स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर पे खड़े होके ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि स्ट्रीट वॉज, स्ट्रीट पे क्या ऑब्जर्व किया कि बस जो थी वो ट्रेवल कर रही है बिटवीन हर विलेज, उसके विलेज और पास के टाउन से, टाउन मतलब पहुंचाने लाने का काम कर रही है. सीइंग न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, इतने सारे अलग अलग तरीके के सेट देखे पैसेंजर के, यानी ग्रुप देखा. एवरी टाइम, हर बार, जो सोर्स था अनएंडिंग जॉय फॉर हर, उसे बहुत खुशी होती थी नए नए चेहरे देख के. ठीक है, इनमें से कोई भी फोर, आप कौन से फोर आंसर आप एग्जाम में लिखते, अगर 2019 में आप एग्जाम देते, आपको सबसे ज्यादा इजी कौन से लगे वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. अटेम्प्ट, हमें अटेम्प्ट करने हैं अब 100 to 120 वाले वर्ड्स. आप सोचो कि इसका जो, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तब आप आंसर करने की कोशिश करो कि अगर आप 2019 में पेपर दे रहे होते तो आप इसका आंसर क्या लिखते. और जब मैं आंसर इसका बताती हूँ तो आप देखिए क्या आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है. फर्स्ट है, भोली इज अ चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर, भोली जो थी वो चाइल्ड थी, डिफरेंट थी दूसरों से. दिस डिफरेंस मेक्स हर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट लाफ्टर इलेबरेट, यानी कि ये जो अलग था उसमें, वो चीज जो है उसको नेग्लेक्ट यानी नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, एंड लाफ्टर मजाक का पॉइंट बना रही थी. तो इलेबरेट करो वो कौन सी चीजें थी जिससे वो हमसे डिफरेंट थी. ये रहा, 120 वर्ड्स में लिखना है आपको लगभग, है ना, 100 to 120, इसलिए ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, भले आप पॉइंट वाइज इसे याद करें. ठीक है, भोली इज अ चाइल्ड, भोली चाइल्ड है डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये क्वेश्चन में से लिया है. बिकॉज भोली सफर्ड विद इंजरी, उसकी इंजरी हुई थी हेड पे, सिर पे, व्हेन शी वाज ओनली 10 मंथ ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी. दिस इंजरी हैड बिकम द कॉज ऑफ हर बीइंग बैकवर्ड, यही था उसका पिछड़ने का कारण. ठीक है, यही इंजरी उसको पिछड़ा बनाया लोगों से. इन हर अपीयरेंस, उसके दिखने में क्या कमी थी? सी वॉज फेयर, वो फेयर थी बाय बर्थ, जन्म से. बट वॉज अटैक्ड बाय स्मॉल पॉक्स, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे व्हेन सी वॉज 2 year old, जब वो 2 साल की हुई. विच लेफ्ट ब्लैक मार्क ऑन हर स्किन, अब
वो फेयर थी पहले, लेकिन उसके बाद में उसके चेहरे पे ब्लैक मार्क पड़ गए। तो व्हाइट स्किन पे जब ब्लैक मार्क ज्यादा, तो वो ज्यादा शो करते हैं ना, ज्यादा दिखते हैं। सी स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन सी रीच्ड द एज ऑफ 5। जब वो 5 साल की हुई तब उसने बोलना शुरू किया। बट सी यूज्ड टू स्टैमर। जब उसके सिर पे चोट लगी थी, तो इसी चीज ने 10 महीने की थी जो उसके सिर पे चोट लगी थी, उसी वजह से वो स्टैमर करती थी। स्टैमर यानी कि हकलाती थी। ठीक है। वाइल मेड हर अ सब्जेक्ट ऑफ मोकरी। इसी चीज ने उसको मॉकरी यानी मजाक का पात्र बना दिया। सी वॉज लाफ्ड एट। उसके ऊपर हंसा जाता था। एंड मिमिक, उसकी नकल उतारी जाती थी बाय द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के द्वारा। ठीक है। दिस मेड हर अ चाइल्ड हु वुड नॉट स्पीक मच। जब हम ऐसे बच्चे को बहुत बुली करते हैं तो वो बोलना कम कर देते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है और उनको लगता है अगर मैं बोली तो मजाक बन जाऊंगी मैं ना। ऑल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर स्ट्रोंगर देन हर। सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर जो थे वो उससे स्ट्रोंगर थे। एंड सी वॉज फ्राइटेन। वो डरी हुई थी एज द थॉट ऑफ गोइंग स्कूल। स्कूल जाने के थॉट से भी वो डरती थी, क्योंकि उसे पता था वहां पे मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सी वॉज ओनली कन्विंस। वो तभी मानी वैन सी गॉट टू वियर न्यू क्लोथ। जब उसे नए कपड़े दिए गए और बिलीव कराया गया दैट इट वुड बी अ प्लेस बेटर देन होम। घर से भी अच्छा प्लेस होगा स्कूल। जब उसको विश्वास दिलाया गया तब वो मानी, यानी कि तब वो कन्विंस हुई। ठीक है। कन्विंस यानी मान गई। सी हैड नो आइडिया ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्कूल। उसका कोई आइडिया ही नहीं था स्कूल के कंसेप्ट का। बट व्हेन सी सॉ अदर गर्ल्स सी होप्ड ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड। जब उसने दूसरी गर्ल्स को देखा तब उसके मन में आशा जगी कि मुझे नए फ्रेंड बनाने चाहिए। इन क्लास सी वॉज आस्क्ड हर नेम। उसका नाम पूछा गया बट सी स्टैमर्ड। लेकिन वो हकला गई। ठीक है। विच मेड अदर गर्ल्स लाफ एट हर। इस बात पे दूसरी गर्ल्स उसके उसके ऊपर हंसने लगी। दिस एपिसोड लेफ्ट हर इन टीयर। इन इस चीज के बाद में उसके आंखों में आंसू आ गए। दिस डिफरेंस मेक हर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट एंड लाफ्टर। इस चीज ने उसको नजर मतलब इग्नोर करना, इग्नोरेंस दी उसको, और लाफ्टर यानी मजाक का पात्र बनाया। ठीक है। इस तरीके से वो बच्ची जो थी हमसे अलग थी। चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है। नेक्स्ट, ये एन ग्रेगरी वाली पोयम है जो है वो क्या कन्वे करना चाहती है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये और में है, तो आप सोचो कि आप कौन सा आंसर देते, बोली वाला आंसर देते या जो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ वो। द पोएम इन द सॉरी द पोएट इन द पोएम फॉर एन ग्रेगरी कन्वे दैट वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू इनर ब्यूटी। हमें इनर ब्यूटी को क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एंड नॉट द फिजिकल अपीयरेंस। जैसा कोई दिखता है उसके ऊपर हमें इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। इस चीज को एलेबरेट यानी समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए लिखो। और रेफरेंस लेना है हमें पोयम से, यानी कि पोयम में जैसा बताया गया वो लिखना है। ऐसे ही नहीं बता देना है कि इनर ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी के बारे में। पोयम में जो डिस्कस हुआ है उससे रिलेटेड हमें बताना है। ठीक है। चलो, तो पोयम का ही यूज करके ये आंसर बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है आपके लिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आंसर है द पोएम फॉर एन ग्रेगरी कन्वे, कन्वे यानी बताती है, दैट वी शुड गिव इंपॉर्टेंस, हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इनर ब्यूटी को, नॉट द फिजिकल अपीयरेंस। ये तो क्वेश्चन में से हो गया। अब आंसर करते हैं पोएम के अकॉर्डिंग। एन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेडी। एन जो है वो डिस्क्राइब की गई एक लेडी की तरह, विद अ येलो हेयर, जिसके येलो बाल हैं। हु थिंक्स ऑफ डाइंग देम, जो सोचते हैं कि इसको डाई कर ले, कैरेट कलर का, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का। सी स्टेट्स, वो बोलती है, दैट बाय डूइंग सो मैन विल लव हर। ऐसा करने से मैन जो है उससे प्यार करेंगे। एंड नॉट पर्टिकुलरली हर हेयर, सिर्फ उसके अकेले हेयर से ही वो प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उसके येलो हेयर थे तो सबको बहुत पसंद आते थे। तो वो चाहती थी इन हेयर को मैं कुछ गंदा सा बना लूं या फिर थोड़ा अलग कलर का कर लूं, ताकि लोग मेरी इनर ब्यूटी को देखें, सिर्फ मेरे बालों से देखकर मुझे प्यार न करें। सी डज दिस टू एनहांस हर ब्यूटी सॉरी आउटर अपीयरेंस। ऐसा वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो एनहांस करना चाहती है अपनी आउटर अपीयरेंस एंड लुक ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो दिखना चाहती है। इट इज आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट सी रियलाइज, बाद में उसको बहुत रियलाइज हुआ, दैट ओनली गॉड कैन लव हिज क्रिएशन अनकंडीशनली, बिना शर्तों के। अनकंडीशनली यानी कि बिना शर्तों के कोई तुम्हें प्यार कर सकता है, वो गॉड है। ठीक है। एंड दैट शी शुड नॉट बॉदर मच अबाउट हर लवर, इसलिए उसको अपने लवर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सी लर्न, उसने सीखा कि इनर ब्यूटी जो है व्हाट शुड मैटर, जो मैटर करती है, एंड नॉट आउटर ब्यूटी जो है वो मैटर नहीं करती है। अ पर्सन हु लव्स
वन ट्रूली shall not want to change her appearance. अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो आपकी अपीयरेंस चेंज नहीं करेगा टू इम्प्रेस समवन, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एन ग्रेगरी का आंसर। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2019 का अटेंड कर लिया है। अब हमारा है ये, कोई भी एक क्वेश्चन हमें करना होगा जो 200 से 250 वर्ड्स का होगा। ठीक है, आप इनमें से कौन सा करते? किटी वाला करते, मेन थीम करते, उसकी डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का, ठीक है, हेलन केलर वाला क्वेश्चन करते, आप कौन सा इसमें से चूज करते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड किटी हेल्प एंड ओवरकम हर लोनलीनेस। किटी जो उसकी डायरी थी उसने हेल्प कैसे की एन को उसकी लोनलीनेस, लोनलीनेस यानी अकेलापन ओवरकम यानी कम करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए किस तरीके से एन की हेल्प हुई किटी के द्वारा। तो देखो लेंदी है आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप एक ही आंसर में पूरा चैप्टर समझ सकते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पढ़ने में। देखिए एन, अच्छा हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं। एन बिगेन टू राइट हर डायरी नेम किटी एट 13 साल की एज में, मतलब कि 13 ईयर की एज में उसने डायरी लिखना शुरू किया किटी। एज वी थ्रू दिस डायरी, जैसे जैसे हमने ये डायरी पढ़ी, हर डेवलप मेच्योरिटी, मतलब कि उसका जो डेवलप मेच्योरिटी थी एज वर क्रूशियल टीनेज ईयर में वो दिखी हमें। एट दैट एज, उस एज में भी सी लाइक राइटिंग अबाउट बॉयज, गोइंग टू स्कूल, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, इन सब के बारे में वो लिखना चाहती थी। एज वी स्टार्टेड टू रीड, जैसे जैसे हमने पढ़ा डायरी में एंट्री जो थी हमने ऑब्जर्व किया कि फर्स्टली सी वुड राइट अबाउट मोर सरफेस थिंग्स लाइक हर एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स के बारे में लिखती, हु थॉट व्हाट अबाउट हर, उसके बारे में कौन क्या सोचता है, ये सब था। बट एज वन प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रिमार्केबल चेंज यानी बहुत ही एक्सट्रीम चेंज हमें दिखता है एन के माइंड सेट में, यानी कि एन के दिमाग से ऑब्जर्व किया है कि वंस सी गोज इनटू हाइडिंग, जब वो चुपना उसने स्टार्ट किया, सी स्टार्ट टू थिंक मोर अबाउट लाइफ, अब वो लाइफ के बारे में ज्यादा सोचने लग गई। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट शी टुक टू राइटिंग हर एवरीडे एक्सपीरियंस, हर दिन का एक्सपीरियंस उस डायरी में लिखती थी। बिकॉज शी फेल्ट लोनली, क्योंकि उसको अकेलापन लगता था, कुड नॉट फाइंड अ कंपनी, ऐसे वॉर के टाइम पे उसे कोई कंपनी भी नहीं मिलती थी, वुड अंडरस्टैंड हर एट दैट स्टेज, उस स्टेज पे उसको जो समझ पाए उसका कोई साथ नहीं मिलता था उसको। हर डायरी वॉज हर फ्रेंड, उसकी डायरी ही उसकी फ्रेंड थी। शी वुड इमीडिएटली टेक नोट ऑफ थिंग्स, वो थिंग्स के इमीडिएटली नोट लेती थी, हैड हैपन जो भी हुआ, और एक्सप्रेस करती थी ट्रू सेल्फ, अपने आप को सच्चे तरीके से डायरी में एक्सप्रेस करती थी। दिस डायरी लेटर टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड वेल नोन रिकॉर्ड ऑफ ज्यूइश इन जर्मनी दैट टाइम। ये डायरी जो है वो बाद में सबसे मोस्ट ऑथेंटिक यानी बिल्कुल सच्चाई भरी, वेल नोन जानी पहचानी रिकॉर्ड साबित हुई ज्यूइश की जर्मनी में उस टाइम की। ठीक है, when their family moved, जब उनकी फैमिली मूव हुई एनेक्स, सी हैड ए पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके अभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड था और होपफुल थी, सून सिचुएशन वुड टर्न आउट इन देयर फेवर, उनके ही पक्ष में सिचुएशन बदलेगी, उसे ये विश्वास था, होप थी, आशा थी। बट एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीता, सी हैड रियलाइज, उसने रियलाइज किया कि एवरीवन वाज नॉट गोइंग टू स्मूथ, एवरी हर चीज जो है ना वो स्मूथली नहीं चलेगी और वेल अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है। ठीक है, दिस शेप हर, इस चीज ने उसको शेप किया एक डीप थिंकर यानी गहराई से सोचने वाली लड़की के रूप में, हु वुड आइसोलेट हरसेल्फ, जो खुद को अकेला कर लेगी फ्रॉम अदर, दूसरों से, एंड ओनली एक्सप्रेस करेगी हरसेल्फ को बेस्ट फ्रेंड किटी यानी डायरी पे ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। बाय द टाइम शी अटेन्ड द एज ऑफ 15, जब तक वो 15 साल की हुई, शी हैड बिकम क्वाइट मैच्योर, वो काफी मैच्योर हो चुकी थी थॉट से, एंड वाज नो मोर दैट गर्ल हु वुड स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद एनीवन, किसी से भी किसी बात पे भी झगड़ा कर लेते हैं ना हम टीनेजर्स, तो उससे रिलेटेड वो वैसी नहीं रही, अब वो मैच्योर हो चुकी है। सी क्वेश्चन द सिचुएशन, ये वो अपनी डायरी में क्वेश्चन भी करती है कि क्या सिचुएशन ये जूइस को गुजरना पड़ रहा है उस टाइम पे, उसने अपनी डायरी पे भी इस चीज को एक्सप्लेन किया था। तो आप सोचो कि वो 13 साल की उम्र से डायरी लिखना स्टार्ट हुई और जब तक वो 15 ईयर की होती आई तब तक वो काफी मैच्योर हो चुकी थी, और बस वही गर्ल नहीं रह गई थी जो सिर्फ स्टार्ट कर दे आर्ग्यू करना। ठीक है, मतलब बिना बात का झगड़ा या
बहस करना स्टार्ट कर दे। तो ये मैच्योरिटी सेंस बताया गया है कि एन कैसे चेंज किया उसने। किटी जो डायरी थी उसकी, उसने एन को किस तरीके से चेंज कर दिया है, या उसकी लोनलीनेस कैसे भगाई डायरी ने एक तरीके से ना। चलो नेक्स्ट है, अच्छा क्या मेन थीम क्या थी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसकी मेन थीम क्या थी अभी तो मैंने आपको बताया है ना, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे वो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म, चलो तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। मेन थीम जो थी डायरी की यंग गर्ल की, वो हॉरिफिक और ड्रेडफुल कंडीशन थी जूइस की इन जर्मनी में। हॉरिफिक यानी डरा देने वाली, ड्रेडफुल यानी बहुत ही बुरी, है ना, कंडीशन जो थी जूइस की जर्मनी की वो बताती है। उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है ना डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का, वो प्लाइट, प्लाइट यानी एक तरीके से बहुत ही दुखद है, सैड है, और सफरिंग यानी पीड़ा भरा है। दोज पीपल उन लोगों का, किन लोगों का, जूइस लोगों का। ठीक है। द डायरी वो जो है रिकॉर्ड है, ओरिजिनल एंट्री की गई है यंग टीन के द्वारा जो है एन फ्रैंक, और एक्सप्रेस किया गया है टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विच लेड मैनी फैमिली टू सफर टू डेथ। काफी फैमिली को उस समय डेथ का सामना करना पड़ा। सडनली देयर लाइफ स्टार्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, सडनली एकदम से, वॉर के टाइम तो एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है ना। एंड राइट्स अबाउट टू फैमिली, दो फैमिली के बारे में पर्टिकुलरली उसने डायरी में लिखा था अपना, बिकॉज दे वर लिविंग टुगेदर इन हाइडिंग, छुपने के टाइम पे दोनों फैमिली साथ में थी। द फ्रैंक एंड वेंडांस, ठीक है। तो when they when had sorry they had arranged to hide annex of the office of Mr. Frank and had started to secretly moving things there। वो मिस्टर फ्रैंक के ऑफिस में उन्होंने छुपना शुरू किया। जूइश जो थे वो कैप्चर्ड, पकड़े जा रहे थे और सेंड किया जा रहा था उनको गैस चैम्बर्स और कंसंट्रेशन में, जहां पे उनको घोट घोट के या फिर जहर देके मार दिया जाता था, ऐसे कैंप में भेजा जा रहा था। वहां अरेंज करना, फूड का अरेंजमेंट, शेल्टर का अरेंजमेंट, ठीक है, क्लोथिंग का अरेंजमेंट, ये नेसेसिटी होती है ना। देखो फूड खाना, रहना और क्लोथिंग कपड़े, ये हमारी नेसेसिटी होती है, तो ये जो थी इम्पॉसिबल हो चुकी थी। पीपल वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा था टू बाय इधर ब्लैक, ब्लैक मार्केटर से चीजें खरीदने के लिए, जो क्या करते हैं ब्लैक मार्केट में ज्यादा दामों में पैसे बेच, चीजें बेचते हैं छुपा छुपा के, उनके लिए, या फिर उनको स्टेल यानी कि खराब फूड भी सरवाइव करने के लिए खरीदना पड़ रहा था। ठीक है। एंड वॉज मेंशन अबाउट ऑल मेजर पॉलिटिकल, एन ने अपनी डायरी में सारे मेजर पॉलिटिकल चेंज जो आए थे उनको भी उसने अपनी डायरी में लिखा था। that were taking place also, the fear of getting caught kept intensify, इंटेंसिफाई नहीं, सबसे ज्यादा डरा के रखने वाला, सबसे ज्यादा डर क्या था कि पकड़े ना जाए वो। These two families went into hiding with hope of surviving war, वो इस होप से गई थी छुपने दोनों फैमिली कि वो जो उससे बच जाएंगी वॉर से, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक अदर्स, दूसरों की तरह ही वो दोनों फैमिली की डेथ हो गई। इट वॉज एन्स फादर हु समहाउ सर्वाइव्ड, एन के फादर थे वो जैसे तैसे बचे, और उनको मिली एन की डायरी, और उन्होंने उसको पब्लिश किया किस टाइटल के रूप में, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। यहाँ पे यंग की स्पेलिंग सॉरी गलत लिखी हुई है, YOUNG, यंग होना चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि किसने पब्लिश की थी उसकी डायरी, किसने पब्लिश कराई थी, एन के फादर ने पब्लिश कराई थी वो डायरी। ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका हेलेन वाले चैप्टर में से, वो आपका यहाँ पे है, देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये रहा। द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी सीन, कांट बी सीन सॉरी, ब्यूटीफुल जो चीजें होती हैं अपने हमारे वर्ल्ड में, उसको न तो देखा जा सकता है और न ही टच किया जा सकता है। दे मस्ट बी फेल्ट विद इन हार्ट, उसे दिल से महसूस किया जा सकता है। ये जो लाइन है आपकी चैप्टर हेलन केलर वाले में से ली गई है। जस्टिफाई करना है, ये कोट जो हेलन केलर ने बोला था उसको जस्टिफाई करके बताना है आपको कि ऐसी लाइन उसने क्यों बोली। ठीक है। तो उसका आंसर भी आप देख लेंगे यहाँ पे। हम्म, ये रहा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। हाँ, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो वर्ल्ड में है वो देखी नहीं जा सकती और टच नहीं की जा सकती। ठीक है। दे मस्ट बी फेल्ट विद हार्ट, ये तो लाइन ही है अपनी,
अब ये जो फेमस कोट है हेलन केलर ने बोला है, अब उसने ऐसा क्यों बोला है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन वर्ल्ड आर फीलिंग्स ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हेलन केलर ने सबसे इंपॉर्टेंट या ब्यूटीफुल थिंग्स किस चीज को बताया है। पहला, फीलिंग्स को, फीलिंग जो होती है लव की, केयर की और अफेक्शन की, इस इन तीनों तीनों चीजों की जो फीलिंग होती है उसको मोस्ट ब्यूटीफुल बताया है हेलन केलर ने।